डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल का डिटेल्ड में डेरिवेशन देखा। बर्नौलीज प्रिंसिपल का रियल लाइफ में काफ़ी एप्लीकेशन होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करके आप स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं। वो सब एप्लीकेशन देखने से पहले स्ट्रीमलाइन के बारे में एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्ट्रीमलाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और कोई स्ट्रीमलाइन रुक जाए, यहीं पर टर्मिनेट कर जाए। तो क्वेश्चन मेरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्ट्रीमलाइन स्टार्ट किया और कहीं पर जाकर के टर्मिनेट कर गया। पूरा हर जगह लिक्विड ही है, सब जगह यहाँ सब जगह लिक्विड है, लिक्विड कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ये बिल्कुल अथाह समुद्र है, बड़ा सा पैसिफिक ओशियन है और आपने पैसिफिक ओशियन में स्ट्रीमलाइन बनाया, लेकिन देखा कि एक स्ट्रीमलाइन जो है वो स्टार्ट हुआ लेकिन जाकर के कहीं टर्मिनेट कर गया। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है और आपने उस बॉल को स्टेशनरी करके ऐसा रखा हुआ है, तो जो स्ट्रीमलाइन यहाँ से आएगा, स्ट्रीमलाइन आएगा मतलब क्या है, जो फ्लूइड पार्टिकल आएंगे वो यहाँ के बाद तो एक तरह से रुक ही जाएगा ना। तो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के पाथ में रख दिया जाता है, मान लीजिए इस तरह से, ये जो है वो फ्लूइड है और फ्लूइड मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड v0 से मूव कर रहा है, और ये जो बॉल है ये बॉल स्टेशनरी है। आपने हवा चल रही है, आपने हाथ में एक बॉल लेकर के ऐसे रखा, स्टेशनरी रखा, तो इधर से जो फ्लूइड मॉलिक्यूल आ रहा है, ऊपर वाला तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा। एक स्ट्रीमलाइन होगा जो आकर के बेचारा यहीं पे रुक जाएगा। अभी जो एयर है यहाँ पर आकर के कुछ अपना करेगा, विस्कोसिटी ड्रैग व्रैग के कारण कुछ होता है खेल। इस रीजन में क्या होगा वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन होगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे आया और यहाँ पर आकर के बेचारा बिल्कुल स्टेशनरी हो गया, रुक गया। हल्का फुल्का ऊपर नीचे कुछ कर रहा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही एक लाइन है ना, कम मॉलिक्यूल्स हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाले जो स्ट्रीमलाइंस है वो ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाले नीचे चले जाएंगे, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, इधर और स्ट्रीमलाइंस नीचे नीचे आ गए। बीच में बेचारा एक है जो जा कर के टर्मिनेट कर जाता है, और यहाँ पर जहाँ पर वो टर्मिनेट करता है उसको कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। नाम वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान में रखिए कि ये जो स्ट्रीमलाइन है वो कैसा है। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कितना है, v0 है। यहाँ पर आते आते वेलोसिटी या स्पीड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीमलाइन टर्मिनेट कर गया। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। एक स्ट्रीमलाइन है, वो ऐसे चल रहा था, यहाँ पर आकर के रुक गया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला भी ऊपर चला जाए, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना, तो ये तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड सेंट्रल पॉइंट है। तो एक स्ट्रीमलाइन हो सकता है जो यहाँ पर आकर टर्मिनेट कर जाए, इसके ऊपर वाले सब ऊपर चले जाएंगे, इसके नीचे वाले सब नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह का पॉइंट होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड में, जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पिटोट ट्यूब, और इस पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में सबसे पहले पिटोट ट्यूब स्टडी करते हैं, उसके बाद मैं आपको वेंचुरी मीटर भी बताऊंगा। तो पिटोट ट्यूब क्या होता है? पिटोट ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लो स्पीड्स इन फ्लूइड्स। अब वेलोसिटी मेजरमेंट बाय अ पिटोट ट्यूब कैसे होता है, उसका अपैरेटस किस तरह का होता है, उसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन जो मैंने लिया है वो इस तरह का है। ये एक पाइप है जिससे वाटर या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये एयर के फ्लो के भी स्पीड फाइंड करने में काम आता है। एरोप्लेन के नोज के ऊपर पिटोट ट्यूब का यूज़ किया जाता है टू फाइंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो ये पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। पिटोट ट्यूब क्या करता है, इस तरह का एक ट्यूब होता है। देखिए ये जो एक ट्यूब है ना, जिसकी गर्दन को आपने 90 डिग्री से एक कॉर्नर में मोड़ दिया है। देखिए ये पिटोट ट्यूब की गर्दन है जिसको आपने 90 डिग्री से मोड़ दिया है। बस ये सिंपल सा एक ट्यूब होता है और कुछ नहीं होता है। एक एंड को आप 90 डिग्री से उसकी गर्दन को पकड़ के घुमा देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से स्ट्रीमलाइन सब आ रहा है, वाटर आ रहा है। अब आप दो पॉइंट लीजिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। यहाँ से जो स्ट्रीमलाइन आ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है, 2 पर आकर के ये स्ट्रीमलाइन टर्मिनेट कर जाएगा। अब क्यों टर्मिनेट करेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्ट्रीमलाइन ऐसे आ रहा है, 2 पर टर्मिनेट करेगा। 2 पर टर्मिनेट इसीलिए करेगा, 2 कौन सा पॉइंट है, 2 जो पॉइंट है वो इस पिटोट ट्यूब के मुंह पे है, देखिए यहाँ पर है। अब स्ट्रीमलाइन को यहाँ पर टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर तो लिक्विड का फ्लो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर आकर के तो लिक्विड स्टेशनरी हो जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ऐसे लिक्विड आकर के ऊपर चला जाए, ये तो हो नहीं सकता है।
आप दूसरा कोई स्ट्रीम लाइन लीजिए, नीचे वाला तो क्या होगा, ऐसे आ रहा है बेचारा, देखो 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 जा रहा है, ऐसे चला गया, लेफ्ट से आया टुवर्ड्स राइट चला गया। इधर वाला भी देखिए लेफ्ट से आया राइट चला गया। लेकिन ये वाला जो मैंने स्ट्रीम लाइन लिया है जो 2 पॉइंट तक पहुंच रहा है, उस स्ट्रीम लाइन में क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा आएगा और 2 पर आकर ये रुक जाएगा। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, वो तो इनिशियल कंडीशन में होगा ना, जब इस वाटर को ऊपर जाना होगा। एक बार जब ये वाटर ऊपर चला गया तो ये वाला चीज़ तो पूरा पूरा स्टेशनरी है, ये वाला लिक्विड कॉलम तो स्टेशनरी है। तो यहाँ से जो स्ट्रीमलाइन आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे स्ट्रीमलाइन आ रहा है, ये 2 पर आकर टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये 2 जो है वो स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। स्टैग्नेशन पॉइंट नाम मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि 2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड 0 हो गया। स्टैग्नेशन पॉइंट की वही पहचान होती है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उस पॉइंट पे 0 है। अब आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए। आप बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं क्योंकि मैं एक स्ट्रीम लाइन ले रहा हूँ जो 1 और 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब भले ये स्ट्रीमलाइन कर्व्ड भी हो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रीमलाइन कर्व्ड हो या स्ट्रेट हो, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन पे 2 पॉइंट्स लेते हैं 1 और 2, तो वो जो P1 प्लस रो जी Z1 वाला जो रिलेशन होता है ना, 3 टर्म्स जो होते हैं, उन तीनों टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है। अगर आपने 2 पॉइंट्स लिया है लाइंग ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन, तो हम लोग एक ही स्ट्रीम लाइन पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ले रहे हैं। तो 1 पे करिएगा तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस, दोनों का हाइट सेम है, देखिए इसका हाइट और इसका हाइट सेम है, इसलिए हम लोग Z1 और Z2 वाला टर्म नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों टर्म तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये समझ में आ गया, ये सबको समझ में आना चाहिए। कहाँ से आया, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से आया। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, P प्लस रो जी Z प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। यानी कि स्ट्रीम लाइन पे आप कोई भी 2, 3, 4 पॉइंट ले लीजिए, हर जगह ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होता है। इस केस में दोनों साइड Z सेम है, इधर भी रो जी Z होगा, इधर भी रो जी Z होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो V2 है इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म तो भाई 0 हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हाफ रो V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो आप V1 की वेलोसिटी, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट, जो मुझे फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो। अब रही बात P2 माइनस P1 फाइंड करने की, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है, ये मैंने एक क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट किया है डायग्राम। तो P2 माइनस P1 कैसे फाइंड करिएगा, P2 क्या है, इस पॉइंट का प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो ये क्या हो जाएगा P0 प्लस H3 प्लस H2 प्लस H1, ये तो होगा ना। P2 को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस आप नीचे आ रहे हैं, आपको पता करना है प्रेशर एट दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा, इस लिक्विड हाइट के कारण, तो वो क्या हो जाएगा P0 प्लस H3 प्लस H2 प्लस H1 टोटल हाइट इंटू रो जी। प्रेशर एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो पूरा हाइट है, पूरा हाइट क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, इसके कारण जो प्रेशर आया, तो P0 प्लस H3 प्लस H2 प्लस H1 रो जी। उसी तरह हम लोग P1 को भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा P0 प्लस इसमें करना पड़ेगा, देखिए कौन सा हाइट, इसमें आपको हाइट लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि H1 प्लस H2, तो हो जाएगा P0 प्लस H1 प्लस H2 इंटू रो जी। जब P2 माइनस P1 करिएगा तो बहुत सिंपल है, अब तो P2 माइनस P1 करिएगा तो ये P0 कैंसिल हो जाएगा, H2 प्लस H1 यहाँ भी है, H2 प्लस H1 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H3 टाइम्स रो जी। तो वो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो इसी लिक्विड कॉलम के कारण होगा, क्योंकि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ नीचे में सेम है, यहाँ तक ये सेम है, डिफरेंस जो आया प्रेशर में वो इस लिक्विड कॉलम के कारण आया। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, H3 रो जी, तो उसको लिख दो, तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स H3 रो जी, ये हो गया, नीचे में रो आ गया, इसका मतलब V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स H3 जी।
इससे आप V1 फाइंड कर सकते हैं। ये एक पिटॉट ट्यूब है, ये एक एरोप्लेन के नोज पे फ्रंट में लगा हुआ है। देखिए ये एक ट्यूब टाइप का है और इसकी गर्दन को मरोड़ दिया है 90 डिग्री से। तो सामने से जब एयर आता है और यहाँ वाला जो एयर है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल्स का यूज़ करके यहाँ पर प्रेशर फाइंड कर लिया जाता है और उस प्रेशर का यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज अप्रोचिंग दिस पॉइंट, वो वेलोसिटी फाइंड कर ली जाती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आप फाइंड कर सकते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं वेंचुरीमीटर, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो अगर आपको फाइंड करना है कि ये जो लिक्विड है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, V1 क्या है, या अगर आपको फाइंड करना है कि इस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो रेट क्या है, यानी कि Q क्या है, तो उन सब चीज़ों को आप यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का भी प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में एक पर्टिकुलर जगह पे आप उसकी गर्दन को मरोड़ के दबा देते हैं, गर्दन को थोड़ा सा पतला कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने गर्दन को पतला कर दिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर घट गया। क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पर V2 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। V2 ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर नीचे आ गया, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या मेजर कर रहा है, ये बेसिकली आपको प्रेशर का मेजरमेंट दिखा रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स में हाइट में, वो आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में प्रेशर डिफरेंस बता रहा है। और दोनों पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कम किया है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आता है कि AV इज कांस्टेंट। अगर आपने A को घटाया तो V बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो ये तीनों क्वांटिटी में एक रिश्ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी में एक रिश्ता है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आता है, और वेलोसिटी और प्रेशर में एक रिलेशन है जो बर्नौलीज प्रिंसिपल से आता है। और हाइड्रोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी दो प्रिंसिपल का यूज़ करके सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये लिखिए कि Q जो फ्लो रेट है उसको हम लोग ऐसे लिख दें A1 V1 एंड दिस विल बी इक्वल टू A2 V2, दोनों बराबर ही होना है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो यही कहता है कि जितना फ्लो Q इधर से घुसा उतना ही फ्लो Q इधर से भी निकलना है, यानी कि Q इजकल टू A1 V1 इजकल टू A2 V2। अब आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए। और मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ देखिए एक स्ट्रीम लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आप ऐसे भी देखिए कि जो स्ट्रीम लाइन्स है ना, देखिए यहाँ से जो स्ट्रीम लाइन आ रहे हैं यहाँ पे देखिए डेंस हो गया स्ट्रीम लाइन। तो मैंने बार बार समझाया था ना कि जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाए इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया तो प्रेशर घटेगा। तो देखो यहाँ से स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं, सारी स्ट्रीम लाइंस, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई यानी कि वेलोसिटी बढ़ गया। तो आप इन दोनों पॉइंट को 1 और 2 पॉइंट को एक स्ट्रीम लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाता हूँ। और आप ये भी देखिए कि दोनों पॉइंट्स सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं। तो उस बर्नौलीज प्रिंसिपल में जो Z वाला टर्म होता है ना, जो वर्टिकल हाइट दिखाता है, वो दोनों टर्म LHS और RHS में सेम होगा। इसलिए आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बिल्कुल सही, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप यहाँ से जानते हैं कि जो P1 है वो P2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो V1 है वो V2 से कम है। तो V1 कम है तो P1 ज़्यादा होगा। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन में जो आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि Q फाइंड करो तो वो फाइंड कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि V1 फाइंड करो वो फाइंड कर सकते हैं, V2 फाइंड करो वो फाइंड कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आप ऐसे लिखिए, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब V2 और V1 दोनों को हम लोग Q के टर्म्स में लिख दें, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू हाफ रो V2 को हम लोग Q के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, माइनस V1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उस एक्सप्रेशन में आपको P1 माइनस P2 भी मिलेगा। तो P1 माइनस P2 क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों कॉलम में हाइट h का डिफरेंस है। तो P1 माइनस P2 जो है वो इस h रो g के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक तो देखिए दोनों की हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है ये वाली हाइट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है वो तो सेम है।
तो जो P1 में एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इस हाइट के कारण है, h हाइट के कारण है। तो P1 माइनस P2 जो है वो क्या हो जाएगा, h रो जी। तो उसको आप ऐसे लिखिए, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू h रो जी। तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अभी सब कर लेना, रो रो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू इस पूरे का रूट अंडर ले लीजिए, तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा। फ्लो रेट मिल गया तो क्यू इज इक्वल टू A1 V1 होता है, तो आपको V1 भी मिल गया। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेई मेंस वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फ्लो रेट यहाँ से आ जाता है, क्यू इज इक्वल टू A1 V1, दिस इज इक्वल टू A2 V2, ये आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, और ये आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल से।